हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये पिछले पार्ट का एक क्वेश्चन था जो कि HW में था। वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो था। सम गिवन जो है तीनों वेक्टर का जीरो है, और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है तीनों वेक्टर का वो गिवन है, और a और b के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो चीज़ गिवन है। और फाइंड जो करना है हमें हमें जो फाइंड करना है वो ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो एक चीज़ जो हमें गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से वेक्टर सी इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर सी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, तो कोई बात नहीं। यहां से ये चीज़ हम बोल सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है और गिवन से ये हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग ये आती है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें जो फाइंड करना है वो ये है कि 2 इंटू वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी माइनस 4 इंटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्स के इक्वल है। ठीक, अब दोनों साइड, अच्छा ऐसे नहीं, तो फर्दर हम क्या करते हैं, हमें तो सी के बारे में कुछ पता नहीं है, हमें सी के बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही तो सी को किसी दूसरे वेक्टर से रिलेट करके उसके एंगल के बारे में बताया गया है, ना ही मेन चीज़ तो ये एंगल है, मैग्नीट्यूड तो दे रखा है। तो मेन एंगल का दिक्कत है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू जहाँ पे हमें सी दिखेगा वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, क्योंकि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है। तो 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर सी को हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू एक्स, तो इस साइड आ गया है। ठीक, यहाँ से यदि सॉल्व करें तो 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 वेक्टर ए, फिर ये प्लस 4 वेक्टर बी। यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं, अच्छा एक वेक्टर ए वाले को कंबाइन करेंगे तो यहाँ 6 वेक्टर ए मिलेगा, और बी वाले को करेंगे तो प्लस ऑफ 7 वेक्टर बी। ठीक है, अब दोनों साइड हम ना स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 वेक्टर ए का प्लस 7 वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा हो गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर के फार्मूले हम पीछे देख रहे हैं, क्या होता है इसके फार्मूला, यही लिख देते हैं नीचे में। तो हम इस चीज़ के फार्मूले को देख कर आए हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इसके स्क्वायर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। तो 2 वेक्टर ए डॉट बी इस तरीके से होता है। तो ये तो इसका हो गया, और बाकी जो जिस तरीके का हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ जो प्रॉपर्टी हम पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट के लिए वो भी यूज़ होगा। तो अभी हम करेंगे इसको, जब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है मॉड ए का स्क्वायर प्लस ऑफ 49 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाएगा तो 6 7 जा 42, और 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 84 ए डॉट बी हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस 49, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 3, दैट इज 3 का स्क्वायर, प्लस 84 ए डॉट बी। अच्छा, हमें गिवन क्या है, ए और बी के बीच का एंगल गिवन है, तो हमसे ए डॉट बी जब पूछता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो ये 3 1 इंटू 3 3 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2 ना, √3/2, ये क्या हो जाएगा 3√3/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से 3√3/2। अच्छा, तो अब हमें मिल गया वैल्यू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 36 प्लस, अब बाकी इसको सॉल्व कर लो, 49 इंटू 9 प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 4 2 2 42 इंटू 3√3, यहाँ यही तो फाइंड करना था, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर यहाँ से एक्स कर लेना रूट करके। इस तरीके से जो क्वेश्चन गिवन डाटा, हालांकि ये हम अपने से लिए थे, तो स्टेप समझ में आना चाहिए, क्या स्टेप है टोटल, एक प्रोसेस क्या यहाँ से डिराइव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि वेक्टर ए, if vector a is equal to vector b is equal to vector c और ये सारे वैल्यू 1 है, तो then find the minimum value, then find the minimum value of a dot b plus b dot c प्लस सी डॉट ए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक चीज यहां से हम बोल सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हालांकि इसको अभी साइड रखते हैं, इसको अभी जब जरूरत पड़ेगा तब इसको देखेंगे, ठीक है। इसका अभी तो मेरे को कोई यूज नहीं दिख रहा है, चलो आगे देखते हैं कि यदि हम कुछ इस तरीके से लिखें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही होता है। ए का वैल्यू हमें गिवन है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका भी वैल्यू 1 है तो ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू, बाकी ये एज इट इज लिख दो। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 3 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अच्छा, यहां वैल्यू जो है इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ग्रेटर देन 0 होगा,
यहां से देख के लग रहा है ना, ग्रेटर देन 0 होगा इसका वैल्यू। तो हमसे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, और यहां से देखो आप, ये जो हम बॉक्स रेड कलर में लिए हैं, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमें मिनिमम चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि इसको मान लेते हैं वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये 0 है, हमें मिनिमम वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, लेट मिनिमम वैल्यू बी 0, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये 0 होना चाहिए ये वैल्यू, तो यहाँ 0 कर दिए हैं। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा है ये तो -3/2 हो जाएगा, इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यहाँ से ये एक रिजल्ट डिराइव होता है, यहाँ से एक रिजल्ट डिराइव होता है। क्या डिराइव होता है रिजल्ट? कि इफ, इसको याद कर लेना, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू, जब 1 होता है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जो हम प्रूफ करके लाए थे, ये -3/2 होता है, तब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेक्टर ये किसके इक्वल होगा? 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में इसका सॉल्व करेंगे तो इसका यूज आएगा, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अभी जो पीछे हम क्वेश्चन में प्रूफ किए थे उसी के अकॉर्डिंग पे ये नोट है, यदि इस तरीके से होता है तो ये चीज होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू -3/2 है, आ रहा है वैल्यू उसका, तो इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो मैग्नीट्यूड भी तीनों वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, और ऐसे भी करेंगे तो जो वेक्टर का सम होगा वैसे भी 0 होगा, दोनों चीज से दोनों 0 होगा। ठीक है ना, दोनों केस में 0 दिखेगा हमें। ठीक है, तो हमें दोनों ही केस में दिखेगा। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक ना, देखते हैं क्वेश्चन, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर representing sides of triangle, कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, ऑफ साइड लेंथ ले लो, साइड लेंथ 1 इन साइक्लिक ऑर्डर एंड a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2 है। तो फाइंड करो, इस वैल्यू को फाइंड करो, कुछ ले लो, +2 वेक्टर बी ले लो, माइनस में ले लो 4 वेक्टर सी, इसकी वैल्यू क्या होगी बता।
ठीक है, तो हमें सीधा अपने प्रीवियस नोट के ऊपर जाना है। प्रीवियस नोट में क्या बोला है कि जब, अच्छा ये जो सिचुएशन है ना, ये दोनों ही केस में अप्लाई है। यानी कि यदि यहाँ पे हम एरो ऐसे कर दें तब भी ये सिचुएशन अप्लाई है। दो मतलब कि ऊपर से नीचे आएगा तब पर भी एक्सेप्टेबल है, इधर से जाए तब पर भी एक्सेप्टेबल है। हालांकि उसको हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन जैसे है ना यहाँ पे, तो ये हमें वैल्यू गिवन थी, इसका मतलब ये हो गया ना कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये 1 है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये जानकारी मिला। ठीक है, तो अच्छा हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मिल जाए तो हम इजिली फाइंड कर पाएंगे ये वैल्यू। तो ये है वेक्टर, ये सब। अब हम क्या करेंगे ना कि इसको x इक्वल टू मान लेते हैं, जो हमें वैल्यू गिवन है 3 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर c, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर c का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने का मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 9 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। यहाँ पे भी प्लस होगा और होगा 16 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन ले लें, है ना। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे होगा ए बी, यानी कि 3 2 6 ए डॉट बी। सेकंड में माइनस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस के साथ है ये 4 वाला, तो 4 2 माइनस 8 बी डॉट सी। फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा और होगा 4 3 12 सी डॉट ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी और सी का तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो वहाँ पुट कर दो 1। यहाँ 9 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 16 इंटू 1 प्लस 2 इंटू, अच्छा 6 है यहाँ पे ना, इसको ओपन कर देते हैं, तो 6 2 12 ए डॉट बी माइनस 16 बी डॉट सी, माइनस 16 बी डॉट सी, और यहाँ माइनस 24 सी डॉट ए। ठीक, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 12 ए डॉट बी माइनस 16 बी डॉट सी माइनस 24 सी डॉट ए है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वैल्यू थोड़ा गड़बड़, अब यहाँ इसके आगे नहीं, इसलिए हम प्रोसीड कर पा रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। यदि इसका वैल्यू हमें पता चल जाए तो वी कैन इजिली सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें क्वेश्चन के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ट्रेंगल हमारा इक्विलेटरल है, तो यहाँ ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। ट्रेंगल कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है। ठीक है, तो इसको साइड के ना थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और ये हम क्या करते हैं ना, साइक्लिक ऑर्डर में रखा है, बोला है कि साइक्लिक ऑर्डर में साइड है, तो हम साइक्लिक ऑर्डर में ही अपने तीनों वेक्टर को मान लेते हैं। जैसे कि ये वेक्टर ए है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो यहाँ तक का 1 हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है, तीनों साइक्लिक में हो गया, दिख रहा है सबको। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सब साइड्स अंदर इक्वल होगा, और कितना होगा 60, तो ये 60, तो ये 120, तो ये कितना 120, तो ये भी कितना 120।
देखो अब आगे हम समझा दे रहे हैं, कर लेना। 120 होगा तो ये वाला कौन सा वेक्टर है, अब इधर आना। अब हम कलर भी चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये जो वेक्टर ए जा रहा है, ये इधर से आगे, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ठीक है जी। और यहाँ से जो इधर आ रहा है ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। और इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, 120। तो क्या हम यहाँ से ए डॉट बी नहीं पता कर सकते हैं? हमें ए का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी का भी मैग्नीट्यूड पता है, और दोनों के बीच के एंगल भी पता चल गया, 120 है। अब यहाँ से तो इजीली फाइंड कर लेंगे हम ए डॉट बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बी डॉट सी चाहिए, तो ये बी हो गया, और ये वाला कौन सा है, ये वेक्टर सी है। तो ये वेक्टर बी और सी के बीच में ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल कितना है, तो ये 120 है, तो यहाँ ये लाइन है, ठीक है ना, इसको समझना। तो ये कितना हो गया, इसको समझने के लिए कलर चेंज, हाँ, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये 120 है तो ये 60 होगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, अल्टरनेट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 60 अंदर में, तो बाहर वाला भी 60। हालांकि ये 120 है तो ये 120 है, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है तो ये 120 है तो 60 होगा। तो जैसे समझना है वैसे समझ सको। बहुत लोगों के लिए ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा समझने में, तो हम इस वेक्टर को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि यहाँ से आगे, जैसे कि ये वेक्टर ए है, वो वेक्टर है, चाहे ये वेक्टर, बात तो बराबर है, ठीक है। और ये वेक्टर बी है, ठीक। यहाँ पे ये वेक्टर सी है, क्यों कहीं, अच्छा एक चीज़ यहाँ सी वाला में ध्यान रखना है, सी वाला जो वेक्टर ये माइनस सी वेक्टर इधर है, लेकिन हम इधर लिए थे तो ये माइनस सी वेक्टर होगा, इसके अपोजिट लिए थे। तो हम क्या करेंगे ना, इसको इसी साइड में रख देते हैं, ठीक। और हमें बी डॉट सी जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सी को इसी साइड रख देंगे, या सी को इस साइड लेके, ये माइनस ऑफ वेक्टर सी होगा, ये माइनस वेक्टर सी होगा। यानी कि सी, यदि मान के चलो कि वेक्टर सी हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप है, प्लस जे वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप है, प्लस जेड जे कैप है, तो माइनस वेक्टर सी क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स आई कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप माइनस ऑफ जेड के कैप, ठीक है ना। उस तरीके से माइनस ले लेना है, ठीक है। ये माइनस वाला वेक्टर है, और बाकी तो हमारा बी इधर आ ही रहा है इसी डायरेक्शन में, और ये एंगल बीच का पता ही चल गया है, 60 है। उसी तरीके से सी डॉट ए, तो सी तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना। और ए से भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ए भी इधर जा रहा है। इनके बीच का एंगल भी हमें पता है, बीच का एंगल 120 है, तो इजीली फाइंड कर देंगे। ए डॉट बी हमें जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 120। तो यहाँ से ए डॉट बी निकाल के इधर पुट कर दो, कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। बी डॉट सी में वैसे ही, सी डॉट ए में भी वैसा ही, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी फाइनली एक्स स्क्वायर तुम्हें मिलेगा, जो भी मिलेगा तुम एक्स इक्वल टू कर लेना, तो यही तो है एक्स जो हम इनिशियली माने हुए हैं। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन करें या कॉन्सेप्ट करें, एक लास्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि यदि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस अब वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर, ये 9 है। और एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि सबकी वैल्यू जो है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की आपस में इक्वल है, और ये कितनी है, 1 है। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 है। हमसे पूछ के आ रहा है, तो देन फाइंड, क्या फाइंड करें भाई, तो 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस 5 वेक्टर सी, इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करो। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, हमें वेक्टर ए बी सी इंडिविजुअली चाहिए, क्या चाहिए,
इंडिविजुअली चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले जो हमारे पास है उसको तो कुछ मतलब पहले सही ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो हमें जो फाइंड करना है ना वो कुछ ये है, प्लस ऑफ 5 वेक्टर सी। पहले इसको जिसे फाइंड करना है वो खुद उजला हुआ है, तो हमें क्या पता चला है कि क्या फाइंड करना है। तो पहले जो हमें फाइंड करना है उसको सीधा करते हैं ताकि हमें क्लियर देख के समझ में आए कि वो हमसे चाह क्या रहा है, हमसे चाहता क्या है वो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सबका स्क्वायर होगा, तो 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 25 मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ से 2 के साथ करना है, तो 2 इंटू ए डॉट बी दैट इज 6a डॉट बी प्लस 15b डॉट सी प्लस 10c डॉट ए। अच्छा ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सब के साथ। देखो हम 2 यहाँ से हम ब्रैकेट हटाते हैं और 2 सब के साथ, यहाँ 6 2 क्या हो जाएगा 12, यहाँ 15 2 30 और यहाँ 10 2 20। ठीक है, सबको कर दी। हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ तक पता है कि 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 12a डॉट बी प्लस 30b डॉट सी प्लस ऑफ 20c डॉट ए। तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ तक फाइंड कर लिए। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ये मिल जाए तो हम वैल्यू फाइंड कर लिए जो चाह रहा है हमें, जो हमें फाइंड करना है, पूछ रहा है, फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हमें एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है, एक ये और एक ये। हालांकि इसका यूज़ कर चुके हैं लेकिन हो सकता है और यूज आ जाए, ऐसा कोई थोड़े कि नहीं आ पाएगा। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जो दिया है हमें यकीन है कि वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है और हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो इससे फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब हम आते हैं जो फर्स्ट गिवन है हमें ऊपर में कुछ इस तरीके का, माइनस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको करेंगे रिसॉल्व, ये वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, फिर इधर तोड़ेंगे इसको तो अलग कलर से कर देते हैं। इसको करेंगे ब्रेक तो ये दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट सी प्लस कर दिए। इसको भी कर देते हैं दूसरे कलर से, तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू वेक्टर सी डॉट ए। ये चीज जो है हमारे पास इक्वल टू 9 है, इक्वल टू 9 है। ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी पता है, जो हमें पता है उसको पुट करते थे। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ भी 1 होगा प्लस यहाँ पे भी 1 होगा इसकी जगह पे माइनस 2 इंटू वेक्टर बी, बी डॉट सी क्या होगा, बी डॉट सी क्या होता है बी सी कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा प्लस ऑफ, अच्छा हम थीटा क्यों बोलेंगे भाई, तो उसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले ये समझो कॉस थीटा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 2, अच्छा सी डॉट ए को भी वही करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा इक्वल टू 9 है।
तो यहाँ 1+1 तो 2 हो जाएगा, माइनस, अच्छा ए और बी भी तो 1 होगा, तो 2 × 1 × 1 फाइनली 2 होगा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे भी 2 - 2 कॉस थीटा। ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास प्लस ऑफ 2 - 2 कॉस थीटा इक्वल टू 9। ठीक, अच्छा ठीक है ठीक है। तो 2 + 2 4 + 2 6, तो 6 माइनस ये भी हो जाएगा 6 कॉस थीटा इक्वल टू 9। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज में चलें तो 6 कॉमन लेंगे तो 1 - कॉस थीटा इक्वल टू 9 आएगा। 1 - कॉस थीटा इक्वल टू 9/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, डेट इज 3/2। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 - 3/2। देखो माइनस में कॉस थीटा, तो इसको इस साइड ला दिए और इसको इस साइड ला दिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी 2 लो एलसीएम, यहाँ 2 - 3, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ 120 क्या होता है -1/2, -1/2। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 120 निकल गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, तो हमें यही चीज़ तो फाइंड करना था। अब हमें ए और बी मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी पता है, थीटा ही तो चाहिए था। क्योंकि यदि सबको हम यदि जब ब्रेक किए थे सबको, तो हमें दिख रहा था क्या, ए डॉट बी को ब्रेक किए थे तो ए डॉट बी कॉस थीटा चाहिए थे, और थीटा मिल गया तो कॉस थीटा पता कर लेंगे। और वैसे भी कॉस थीटा भी नहीं पता करना है, तो कॉस थीटा का डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आया -1/2, इसी को ले जाकर पुट कर दो। वैसे ही हमें बी डॉट सी चाहिए था, क्योंकि एक्स स्क्वायर फाइनली हमें, हमारा तो आंसर यहीं से आएगा। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से हम क्या कर देंगे एक्स इक्वल टू इस वैल्यू का अंडर रूट कर देंगे। तो ऐसे ही फिर यहाँ बी डॉट सी था, तो यहाँ भी बी का मैग्नीट्यूड सी और कॉस थीटा, तो थीटा ही चाहिए था हमें कॉस थीटा। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से इजीली हम अपने एक्स स्क्वायर को वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो समझ में आ गया क्या करना है, प्रोसेस क्या था। ठीक है ना, अब आंसर निकालना कोई उतना बड़ा बात नहीं है, टाइम का लॉस है मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्या हम समझे, एक चीज़ समझे नहीं पहले ही समझे थे, उसको नोट करवाना मेरी जिम्मेवारी है। क्या चीज़ थी वो, कि जो वाइसे वर्सा वाला चीज़ बोले थे हम, यदि ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ये इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी की, ये भी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ सी की, 1 होता है। एंड यदि ये चीज़ है, जिस तरीके से हम पिछले वाला लिखवाए थे उसी तरीके से ये भी एक रिजल्ट है, तो तब क्या होता है देन सबका सम 0 होता है। सबका सम क्या होता है 0 होता है, और तुम इसे रट लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक, यदि इस तरीके का हो तो सब 0 होगा, जो अभी हम क्वेश्चन किए थे। कहाँ क्वेश्चन था भाई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये भी एक तरीके का नोट हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट कहाँ चलना है ना, कि उससे चलने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
एक और छोटे से क्वेश्चन लो। 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b इक्वल टू कुछ इस तरीके से दे रखा है i प्लस 2j प्लस 2k कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 2 है। तो देन फाइंड में ले लो तुम वैल्यू 4 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b, कुछ भी ले सकते हो। ये क्या होगा वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है हमें। तो इसका वैल्यू हम पहले क्या करते हैं, पहले मान इसको सॉल्व कर दो। मेन चीज तो वही है, जो वैल्यू हमसे पूछ रहा है उसको सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट पहले इधर आओ। कहाँ आएंगे भाई, इसके ऊपर। तो यहां से हम बोल सकते, यदि मैग्नीट्यूड वाइज लिखे दोनों साइड जब मैग्नीट्यूड वाइज लिखे, जैसे कि इधर लिखे 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b, और इधर भी क्या लिख देंगे हम, अंडर रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर जो होता है सबका। मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस यहाँ पे भी 4, तो 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 9 डेट इज 3, ठीक है ना, 9 यानी कि 3 आ गया वैल्यू। तो अब यहां तक 3 आ गया, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जो भी है हमारे पास, जो हमें वैल्यू फाइंड करना है, डेट इज 4 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। इसके स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम क्या मान लें, x मान लें, या उसको भी रहने देते हैं। जो फाइंड करना है इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। इसको सॉल्व करो, दोनों साइड स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये हो जाएगा 3 2 6 वेक्टर a डॉट b, यानी कि 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना है 1, तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कितना है 2, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 6 12 a डॉट b, और ये किसके इक्वल है, इधर तो 9 हो जाएगा स्क्वायर करने पर ना। तो यहाँ से 9 प्लस 4 इंटू 4, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 a डॉट b इज इक्वल टू 9। यहाँ से 25 माइनस 12 a डॉट b इक्वल टू 9, तो यहाँ से माइनस 12 a डॉट b इक्वल टू करेंगे 9 माइनस 25, तो 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 होगा, यानी कि माइनस में 16, यहाँ माइनस में ये है, तो a डॉट b इज इक्वल टू माइनस 16, क्योंकि माइनस में 25, ये समझा करो, रफ है। यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a डॉट b जो है वो 16/12 है ना, तो 16/12 आ गया a डॉट b। इसको चाहो तो तुम सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं करने से, कर सकते हो, ठीक है। a डॉट b हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमारा प्रश्न जो है वो क्या है कि तुम इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो यार देखो, सेम नहीं लग रहा है कि अब तो हम फाइंड कर ही लिए, फिर से इसका जिस तरीके से इसको सॉल्व किया ना उस तरीके से इसको भी करेंगे, बस इस साइड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं होगा। जब ये सब चीज़ नहीं होगा तो इसके जगह पे हमें तो ये भी तो नहीं पता था इसमें, लेकिन इधर हमें पता होगा a डॉट बी, क्योंकि a डॉट बी का वैल्यू यहाँ फाइंड किया है, उसी को तो पुट कर देंगे। चलो हम कर देते हैं वैसे, ठीक है। ये वैल्यू हमें चाहिए, ये तो इसके इक्वल टू हमें नहीं पता है, वही तो चाहिए, स्क्वायर करो इसका। तो हम इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 16 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ये 4 3 12, 24 ए डॉट बी। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है, 16 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको 1 16 इंटू 1 प्लस 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 2 और उसका स्क्वायर चाहिए तो 4 प्लस 24 इंटू ए डॉट बी कितना है 16/12। समझ आ गई? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 4 या 36, ये 12 2 या 24 प्लस और 2 इंटू 16 32। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर करो 16 36 32 6 8 से 14 4 1 6 7 1 8 84 आया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84, तो एक्स इज इक्वल टू √84। ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं स्टार्ट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हालांकि ये समझने वाले समझ गए होंगे क्या पढ़ेंगे इसमें, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ते आए हैं, जो अभी तक पढ़े हैं ना उसी को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कुछ किसमें है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अच्छा अभी तक हम क्या देखे हैं, ए डॉट बी जो होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या होता है, यही तो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यही थीटा तो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे कि कभी हमें एंगल ए और एंगल बी दे रखा है, इसके बीच का एंगल यही थीटा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और यही हमें चाहिए, ये चीज़ तो हमें चाहिए, यही थीटा चाहिए। तो यहाँ से साफ सुथरी बात है कि cos थीटा इक्वल टू हमें दिख रहा है कि ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो यहाँ से कर सकते हैं cos थीटा, और फाइनली चाहोगे तुम्हें थीटा ही चाहिए तो यहाँ से cos इनवर्स लिखने के लिए है, लेकिन हम यहाँ तक ही आंसर फाइंड करते हैं। फाइनली cos थीटा इक्वल टू कोई वैल्यू आएगी, वहाँ से अपना समझ लेते हैं क्या होगा। ये लिखने का एक तरीका है, नज़रिया है कि लो भाई थीटा तुम्हारे सामने है, लेकिन यहाँ तक हम समझ जाते हैं कि हाँ हमें करना क्या है, हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो लिखने समझने के लिए लिख दे रहे हैं बस ए डॉट बी। बाकी यहाँ से तुम्हारा आंसर नहीं निकलता है, आंसर यहाँ निकल जाता है देखकर, हो गया। लेकिन हम रखेंगे इसी को अंदर, नहीं इसी को, क्योंकि काम का हमारा ये है। यहाँ से देख के ना मुझे समझ में आता है, कोई देख के थीटा इक्वल टू cos इनवर्स समझता है क्या, नहीं, ये है बस तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है इसको भी रख दो। लेकिन मुझे तो लगता है कि हम तो ज़्यादातर यहीं से देख के समझते हैं कि हाँ cos थीटा इक्वल टू यदि -1/2 आया था, यानी हाँ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा। ऐसा थोड़े कि भाई तुमको थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 इतना देंगे तब तुम पटाख से समझ जाते, अच्छा ये होगा भाई 120 डिग्री, नहीं, ये हमारे लिए काफ़ी है। cos थीटा इक्वल टू कोई हमें बता दे कि -1/2 है, क्योंकि इससे हम यूजुअल है, इससे हम खेलते हैं, इसको समझते हैं कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, यही थीटा जो है हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स था ये, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आती है क्या, कि जो एंगल होता है, जैसे हमारा थीटा था, जैसे इसी में देख लो, ये तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स था। अच्छा ये भी तो दो बीच के वेक्टर का एंगल है, ये वाला, क्या ये वाला इन दोनों बीच का वेक्टर नहीं है, मान लो ये थीटा डैश है, ये भी तो आखिर तो ये दोनों वेक्टर के बीच में ही पड़ा। जैसे कि मान चलो हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो ये हो गया, तो ये भी तो है इसके बीच में थीटा डैश, मान चलो ये थीटा है, थीटा डैश है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल तो ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे काम थोड़ा सा क्या होता है, फंसता है, कि जो थीटा हमारा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर, ये
तीन टाइप में कैटेगराइज है। तीन टाइप में, पहला थीटा बिलोंग्स टू एक्यूट एंगल, है ना। दूसरा चीज कि थीटा हमारा चुपचाप π/2 हो जाए, दैट इज 90 डिग्री। और तीसरा कि थीटा जो हमारा है साफ मतलब सीधा बोले तो ऑब्ट्यूस हो। अब भाई एक्यूट का मतलब क्या है कि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ हो, 0 से π/2। ऑब्ट्यूस बोलेंगे तो π/2 से थीटा जो हमारा है पाई तक, है ना। इस केस में क्या होगा, a डॉट बी हमारा पॉजिटिव होगा। इस केस में a डॉट बी हमारा क्या होगा, 0 होगा। और इस केस में a डॉट बी हमारा लेस देन 0 होगा, क्योंकि एंगल के हिसाब से cos थीटा करके देख लो। यदि cos जिसमें जब π/2 से बड़ा होने लगता है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आने लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बात बोले हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हम सही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, सही है। तो अब तक हम इतना बता सकते हैं, यदि हम एक क्वेश्चन दे तुम्हारे सामने रखें क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन कुछ ये ले लो कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए जो कि हमारे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू कुछ इस तरीके से है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो हमें इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल, तो तब भी हम फाइंड कर सकते थे, ठीक है। बस तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि बहुत लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसी में से कुछ चीज़ जो कुछ टॉपिक जो है उसी में से उभर के निकलते हैं। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a डॉट बी क्या होता है, a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। हम शुरू यहीं से करेंगे, हम फार्मूला जो वो चीज़ है ना ये याद नहीं करने जाएंगे, हमें याद रखना है यही चीज़, एक ही चीज़ याद रखना है, हम इस एक ही चीज़ से समझेंगे, ठीक है। इसको याद, क्योंकि भाई ये तो इसी से डिराइव हुआ है, हम स्टार्ट ही करेंगे यहीं से। a डॉट बी क्या होगा, तो ये पे a डॉट बी में क्या होता है, जब a डॉट बी करोगे तो i डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। j डॉट जे क्या होता है, 1 होता है। k डॉट के क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब तुम i डॉट जे करोगे तो ये 0 होता है। यानी इंटरचेंज करके, दोनों सेम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जहां तुम इधर उधर किए क्रॉस, ठीक है ना, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो a डॉट बी करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 माइनस माइनस तो प्लस, ये माइनस में, ये भी माइनस में माइनस, है ना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये माइनस में 4 हो जाएगा। इक्वल टू क्या मिला हमें, a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकलेगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 9 दैट इज 3। फिर उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि इसकी भी वैल्यू जो है वो 3 आएगी, तो यहाँ 3 इंटू 3 कॉस थीटा, तो ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 3 3 9 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, तो थीटा कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा हमारा क्या हो, π/2 हो। दिख रहा है यहाँ a डॉट बी क्या हो गया, 0। अच्छा, तो यहाँ पे भी आने की जरूरत नहीं थी, हमें ये काम भी करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हमें a डॉट बी से ही पता चल गया था। जब हम a डॉट बी किए थे 2 + 2 - 4 आया था, और यहीं से पता चल गया था कि 0 है। तो हमें ये जो RHS में किए थे ना, इसका कोई हमें जरूरत नहीं पड़ा। हालांकि ठीक है, जब जरूरत पड़े क्वेश्चन में आगे जरूरत पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम सिर्फ LHS को भी सॉल्व करते ना, तब पर भी हम समझ जाते कि क्या मसला है। तो थीटा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब कोई पूछे कि कौन सा एंगल है, थीटा क्या है, तो
90 डिग्री है। थीटा क्या है? 90 डिग्री है। π/2 90 होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। कि वेक्टर ए जो है हमें गिवन है। क्वेश्चन एक और है कि वेक्टर ए जो है हमारे पास वो है 2LT i कैप -3T j कैप +4K कैप। ठीक है। वेक्टर बी भी गिवन है कि टी जे कैप, सॉरी ये आई कैप है, -2J कैप +3K कैप, इस तरीके से गिवन है। आर मेकिंग, ये दोनों क्या कर रहे हैं ना, आर मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल विथ ईच अदर। समझ में आ गई? दोनों ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, किसी भी टी के लिए। ऐसा नहीं है कि टी स्पेसिफाइड कर दिया है। तो हमें क्या करना है ना कि फाइंड सॉल्यूशन फॉर एल। हमें एल के लिए सॉल्यूशन चाहिए, इतनी फाइंड करनी है हमें। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, उतना भी ये कुछ नहीं है। जो हम तुम्हें पीछे बता कर आए हैं कि हमें सिंपल यहाँ बोल दिया है कि ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड कर रहा है। दो वेक्टर है ए और बी। जब ऑब्ट्यूस एंगल कर रहा है इट मीन्स कि ए डॉट बी क्या होंगे? <0। कोई दिक्कत? अरे भाई हमें सीधा पता है कि जब ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये चीज़ है। इससे ज़्यादा तो मेरे पास इस चीज़ को देख करके सोच कर समझ कर इससे ज़्यादा तो हमारे भेजे में कुछ नहीं घुस रहा। अभी दो वेक्टर दिया है, बोल रखा है ऑब्ट्यूस है, तो पहला दिमाग में जो खड़क रहा है यही चीज़ आ रहा है। हाँ भाई ये चीज़ हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा ये चीज़। ठीक, तो पहले ये करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या जरूरत पड़ रहा है आगे। तो ए डॉट बी <0 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन चाहिए एल का, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? तो ए डॉट बी करते हैं पहले। तो यहाँ पे जब ए डॉट बी करेंगे तो ये होगा 2LT² प्लस हो जाएगा 6T + 12 इज <0। क्योंकि हम क्या किए हैं, हम ए डॉट बी <0 किए हैं। क्यों किए हैं भाई? क्योंकि ऑब्ट्यूस की बात हो रही है। ठीक है, बढ़िया है। तो आगे क्या करेंगे? हमें टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। टी में क्या मिला हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो ये क्वाड्रेटिक है टी में। एक चीज हम क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे कि जब कभी भी हमारा जो फंक्शन है वो <0 होता है, तो जब फंक्शन हमारा <0 होता है तो हमें ये पता होता है, इससे ये पता चलता है कि जो उसका कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a जिसको बोलते हैं जनरल, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c, इस तरीके से। तो यहाँ ये चीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ t में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² <0 होता है और दूसरी चीज़ की डिस्क्रिमिनेंट भी <0 होती है। लेकिन जब f(x) > 0 होता है तो थोड़ी सी चेंज होती है कि ये कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर हो जाता है, लेकिन d तब पर भी 0 होता है। तो ये क्वाड्रेटिक की बात हो गई। ये कहाँ की बात हो गई? क्वाड्रेटिक की बात हो गई। तो हमारे काम का कौन सा है? ये फर्स्ट वाला। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन को पढ़ते समझते हुए, है ना, इस इक्वेशन को समझते हुए बोल सकते हैं, यहाँ नहीं लिख करके मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं क्या चीज़
कि 12 इज लेस दैन 0 एंड डिस्क्रिमिनांट इज लेस दैन 0, तो यहाँ से L लेस दैन 0 होगा। L के बारे में हमें पहली इंफॉर्मेशन मिली। दूसरा डिस्क्रिमिनांट के ऊपर जाते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, तो यहाँ बी स्क्वायर क्या है? 36 माइनस 4 इंटू ए क्या है? 12 इंटू सी क्या है? 12 इज लेस दैन 0। तो 36 माइनस 4 2 जा 8 एंड 12 जा 96, L इज लेस दैन 0। तो यहाँ से 19L इज ग्रेटर देन 36, L इज ग्रेटर देन 36 बाई 96 है, सॉरी ये 96 है, 36 बाई 96। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि L इज ग्रेटर देन, इसको करोगे तो 12 3 जा 36, 12 8 जा एंड 3/8। यहाँ से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिला कि L जो है लेस देन 0 और दूसरा जो हमें मिला ग्रेटर देन। तो सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं हम? सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं? तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। तो जब तुम दोनों को इंटरसेक्ट करोगे तो देखो ये कहाँ हमें दिख रहा है? नंबर लाइन पे आओ। ये एक बोल रहा है ना जैसे कि ये 0 है और दूसरा हमें 3/8 है। एक बोल रहा है ना कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है और ये लेस देन है इससे। दूसरा बोल रहा है ना कि 3/8 से बड़ा। कुछ इंटरसेक्शन दिख रहा है? नहीं। L बिलोंग्स टू 5, यानी L कुछ नहीं है। L का सॉल्यूशन हो गया। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास, इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, कुछ ये उधर उधर का नहीं था। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट का यूज तो जानते हैं। पहला यूज था एंगल फाइंड करने के लिए, वो तो फाइंड कर लिए हैं, लेकिन उसका दूसरा यूज भी था हमारे पास। दूसरा यूज क्या था कि प्रोजेक्शन का, किस तरीके से प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर आते हैं नहीं कि हमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सेकेंड यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मेरा सेकेंड यूज क्या है? फाइंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ही तो फाइंड करते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर। ठीक है, ठीक है जी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए हमें फाइंड करना हो, यदि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी फाइंड करना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये होता है वैल्यू इसका। जब कभी देखो जिसका जिस पर फाइंड करना है ऑन बी, वो डिनोमिनेटर में इधर आ जाता है। तो है ना, यदि हम बोल दे यहाँ पे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इस तरीके से लिखोगे। लेकिन एक चीज और समझो कि हम जो वेक्टर लिखते हैं, जैसे कि वेक्टर ए हम लिख रहे हैं, ये वेक्टर हमारे दो चीज से बना हुआ है। वेक्टर के बारे में सबको पता है, नहीं पता है तो हम पहले ही वीडियो में बोल चुके हैं कि ऑलरेडी इस पर वेक्टर का काफी शानदार वीडियो अपलोडेड है, जो कि यही सारा चीज, जितने भी बेसिक चीज है वेक्टर से रिलेटेड है ना, वो चीज उसमें डिस्कस की है। जितने भी थियोरेटिकल चीज है, मेन मतलब डेफिनेशन बेस, क्वेश्चन बेस नहीं है, डेफिनेशन के थ्रू जो भी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चीज भी है उसमें, थोड़ा बहुत इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर के लिए। तो वेक्टर के बारे में हम सिंपल क्या जानते हैं? हम दो टर्म को रिलेट करते हैं कभी भी, चाहे फिजिक्स हो या मैथ हो, वेक्टर और स्केलर। तो इन दोनों में क्या दिक्कत होता है वेक्टर और स्केलर में, कि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन स्केलर वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है
लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ये तो हम मतलब नॉर्मल चीज पढ़ते हैं, लेकिन हायर के लिए बोले तो वेक्टर उसको ही बोलते हैं जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को क्या करे, फॉलो करे। लेकिन हमें खैर इससे सिर्फ मतलब है, जो हम जनरल समझते हैं सभी लोग। ठीक है, तो एक लेकिन थर्ड भी होता है वेक्टर में कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे वो भी वेक्टर होता है। डायरेक्शन की बात आई यहाँ पे, तो वही चीज़ है कि डायरेक्शन की बात आई है तो इधर भी क्या होता है, इस वेक्टर में दो चीज छिपा हुआ है। इस वेक्टर ए में दो चीज छिपा होगा, एक तो इसका डायरेक्शन होगा उस चीज का और मैग्नीट्यूड होगा, और दोनों मिल करके ये वेक्टर ए बना है। तो एक तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा जो कि हम तो इस तरीके से लिखते हैं, और एक डायरेक्शन होगा जो कि डायरेक्शन हम ना कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इन दोनों से मिलकर बना है ये, तो क्या रिलेशन है भाई इनके बीच का, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू इसका डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, ठीक है ना। इसी चीज को देखते हुए समझते हुए हम इसको और थोड़े आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है ना। अच्छा, इसको समझना कि क्या हम यदि वेक्टर ए को डिवाइड कर दे इसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें क्या मिल जाता है, इसका डायरेक्शन मिल जाता है। जिस वेक्टर की बात कर रहे हैं उसका डायरेक्शन मिल जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन है, और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, जब लिखने की कोशिश करें आगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करो तो ये तो वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा, और डायरेक्शन को इस तरीके से लिखते हैं। इसको भी यदि हम फर्दर लिखने की कोशिश करें तो ये इसके वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से करेंगे तो हमें वेक्टर ए का डायरेक्शन मिल जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ठीक, अब इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ लो कि यदि हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है इस तरीके से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये थीटा है, और ए का बी पर मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, इसको कैसे लिखते हैं, सॉरी ए का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इसको। अच्छा, इसको थोड़े फिगर को थोड़ा सा ऐसे समझो। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं कि ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा है। हम क्या पूछ रहे हैं कि ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिस पर चाहिए हमें। ये चीज देख करके यहां से बोल सकते हैं ना कि ए का बी पर है, तो यही चीज तो होता है ये वाला, तो हम यही चीज लिखे हैं। ठीक है ना, ये भी आपस में इक्वल होता है। यदि इस तरीके से गिवन है तो हम नॉर्मल भी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो प्रोजेक्शन लिखना होता है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख करके ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं कि ये क्या है, ए कॉस थीटा, जो इसका मैग्नीट्यूड है और साथ में जो एंगल है उसके यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना है। प्रोजेक्शन में बस इतना ही है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि प्रोजेक्शन फाइंड करके दिखाओ। हम तुम्हें दो वेक्टर दे देते हैं,
वेक्टर ए जो है वो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप है, और वेक्टर बी है जो हमारे पास, और 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप है। और तुम्हें क्या करना है ना कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ए डॉट ए के बी पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो ऊपर में तो ए डॉट बी पक्का से होगा, डिवाइड किससे करना है? जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए, किस पर प्रोजेक्शन पूछ रहा है हमसे? बी पर, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, फाइनली इसके मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। और ये किसके इक्वल हो जाता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर उसका डायरेक्शन पता चलता है हमें, तो ये हो जाता है। ठीक, तो ऊपर में हमें ए डॉट बी चाहिए, तो हम पहले ए डॉट बी फाइंड कर लें। ए डॉट बी फाइंड कर ले पहले। ए डॉट बी क्या होगा? ये तो सबको पता है, काफ़ी इजी है। +6 6 to 8 -1 7, ए डॉट बी हो गया। अब हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए बी का, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होता है? 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और सम कर देना है, -2 का स्क्वायर। यहाँ 4 हो जाएगा, +1 + 4, ये यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें क्या मिल गया? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ से हमें क्या मिल गया? 3 मिला। चलिए कोई बात नहीं, अब पुट कर दो वैल्यू। तो वैल्यू पुट करोगे तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आया? 7, तो 7 पुट करो, और नीचे में ए डॉट बी क्या आया? 3 ही तो आया है। तो हमें क्या मिल गया? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी 7/3, ठीक है ना? 7/3 आ गया। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन फाइंड करना है। और एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़े से ट्विस्ट वाले क्वेश्चन। ये है ना कि कोई एक वेक्टर में मिस कर देते हैं, जैसे कि वेक्टर ए इक्वल टू हम ले रहे हैं Li कैप -2j -k कैप, और वेक्टर बी हमारे पास है I कैप +2j कैप +2k कैप, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 5 यूनिट। तो फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एल, ये फाइंड करो। अच्छा, ये जो बाहर में तुम्हें दिख रहा है ना, ये मॉड है। मॉड मतलब कि फाइनली क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थे, ठीक ना? ये क्या है? ये मॉड है, ये मॉड होता है। मॉड किस लिए पता है ना? क्योंकि ये डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। प्रोजेक्शन जो है ना, डिस्टेंस एक देता है। प्रोजेक्शन हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है, ठीक है? प्रोजेक्शन हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसके कारण से ये चीज़ हम लगाते हैं, ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास है। ए डॉट बी का 5 यूनिट है, ठीक है? यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए जो है बी पर वो 5 यूनिट है। यानी कि ए का बी पर प्रोजेक्शन लिखेंगे तो इसका मतलब ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मॉड, ये किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। 5 के इक्वल है। तो ए डॉट बी हमें चाहिए, फिर ये चाहिए। तो ए डॉट बी जब निकालने जाएंगे तो इसको अभी हम क्या करते हैं ना, इसको क्वेश्चन ये कह रहा है जो, ठीक है, यहाँ रखो। अभी हमें इसको फाइंड करने के लिए ए डॉट बी चाहिए। ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे तो ये एल -4 -2 दैट इज L -6 आया। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी तो चाहिए हमें,
तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो और सबका सम कर दो, तो ये हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब इसमें वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब इसमें वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करो। ए डॉट बी क्या है, L-6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 3, ये मोड इज इक्वल टू 5। अब हम मोड हटाएंगे, तो मोड हटाएंगे तो हमें क्या पता, मोड हटाने से क्या पता चलता है कि L-3 मोड किसके साइन के साथ हटता है, प्लस माइनस साइन के साथ हटता है। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिलेंगे, तो L-6/3 इक्वल टू एक +5 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं L-6/3 इज इक्वल टू -5। यहाँ से L-6 इज इक्वल टू 15, L इज इक्वल टू 15 + 6, L इज इक्वल टू 21। हाँ या ना, L इज इक्वल टू L-6 यहाँ से -15 होगा, L इज इक्वल टू -15 + 6, L इज इक्वल टू -9। तो L का 2 वैल्यू हमारे पास आया। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल L वैल्यूज, तो सम ऑफ ऑल L वैल्यूज इज 21 + -9, दैट इज 21 - 9। 21 - 9 कितना होता है, 1 गया 20, 8 12। दिस इज आवर आंसर। तो समझ में आ गया होगा कि बाहर वाला क्या है, मॉड होता है, ये बाहर वाला क्या होता है, मॉड होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, इफ, थोड़ा लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, इफ वेक्टर ए इन XY प्लेन is perpendicular to 3i cap minus 4j cap and projection of vector A on किस पे, 3i cap plus 4j cap is 2 unit, find vector A। इस बार क्या चला के किया है कि XY प्लेन में बोल रहा है कि वेक्टर A इन XY प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस, वेक्टर A है जो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर पे, और वेक्टर A का जो प्रोजेक्शन है इस पर वो 2 यूनिट है, तो A वेक्टर चाहिए हमें। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है कि इफ वेक्टर A इन XY प्लेन, इससे ये पता चलता है कि वेक्टर A के पास केवल 2 ही डायरेक्शन में वेक्टर है, वेक्टर A जो है 2 ही डायरेक्शन में डिसाइडेड है, यानी कि XY प्लेन में है। तो जब XY प्लेन में है तो ये समथिंग इंटू आई कैप प्लस समथिंग इंटू जे कैप होगा, तो हम इसी को फिल कर देते हैं, XY मान लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, क्योंकि XY प्लेन में ही है, और I क्या है जो X में हो, J क्या है जो Y में हो, है ना। तो मेंशन है तो उसका मतलब ये है कि वेक्टर A जो है, तो ये एज्यूम कर लिए भाई कि लेट वेक्टर A इज इक्वल टू दिस, ये हमारे लिए क्या हो गया, एजम्पशन हो गया इस स्टेटमेंट को देखते हुए, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि वेक्टर A जो है XY प्लेन में है, तो XY प्लेन में है तो भाई Z मतलब Z0 है उसमें, XY प्लेन में है तो Z का जिक्र नहीं हो रहा है, तो Z का जब जिक्र नहीं हो रहा है तो वेक्टर A कुछ इस तरीके से दिखेगा, XI कैप प्लस YJ कैप, पहली बात। दूसरी बात बोल रखा है, ये तो पहला इंफॉर्मेशन है, दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेक्टर A जो है ये परपेंडिकुलर है 3i कैप माइनस 4j कैप के। अच्छा जी,
तो जब इसके परपेंडिकुलर है तो हम इसे यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखना ज़्यादा बेटर समझेंगे कि यहाँ जब परपेंडिकुलर है वेक्टर ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप 0 होगा। ये डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन किए थे, उसी से ये पता चल गया होगा कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बात सबको पता है। जब कभी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ से, पहला इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास, दूसरा ये है, और तीसरा इंफॉर्मेशन भी दे रखा है कि ए का जो प्रोजेक्शन है 3i कैप प्लस 4j कैप पर वो 2 यूनिट है। एक ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, तीसरा इंफॉर्मेशन ये। तीन इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, इजीली फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर ए है क्या हमारा। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास कि वेक्टर ए जो आया xi कैप प्लस yj कैप है। ठीक है भाई, दूसरे में बोल रहा है कि a डॉट बी 0 है। ठीक है, कर लेते हैं a डॉट बी 0। तो a डॉट बी 0 है, इसका मतलब कि xi कैप प्लस yj कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ? 3i कैप माइनस 4j कैप, तो ये 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये पता चला। दूसरे पर बोल रहा है ए का जो प्रोजेक्शन है इस पर, तो हम मान लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वेक्टर बी है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन, इसका मतलब कि ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 यूनिट। हाँ या ना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो ये 2 यूनिट है ना। तो अब वेक्टर बी में इस इधर वैल्यू पुट करते हैं, ए डॉट बी, यानी कि ए तो हमारे लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, डॉट बी किसको माने थे हम? 3i कैप प्लस 4j कैप बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई? कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 है तो 9 प्लस 4 है तो 16, और इसका मॉड वैल्यू ये 2 के इक्वल है। यहाँ से हम अभी सही चल रहे हैं इधर से, ठीक है ना, अभी तक हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करो तो डॉट प्रोडक्ट के साथ भी हो जाएगा 3x और प्लस 4y, 3x प्लस 4y बाई ये तो 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा अंडर रूट में 5 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब यहाँ से ओपन होगा, मॉड हटेगा, तो जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ हटेगा, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। तो अब यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेगा या नहीं? पहला क्या होगा? 3x प्लस, इसको हम पहला इक्वेशन मानते हैं, 3x प्लस 4y। अच्छा, 5 को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 10, तो इधर माइनस 10 ले लेते हैं एक वाला, और एक लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस 10। 5 को साइड भेज दिए हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिला और हमारे पास 2 अननोन है। इसको मान लो दूसरा इक्वेशन, इसको मान लो तीसरा, और हमारे पास 2 ही अननोन है, एक्स वाई, यही 2 अननोन है। और ये दोनों मिल जाए तो हम अपना वेक्टर ए फाइंड कर लेंगे, लेकिन इन दोनों के लिए हमें 3 इक्वेशन मिल गया। तो अब हम इजीली फाइंड कर लेंगे ना एक्स वाई को हम क्या कर लेंगे? इजीली फाइंड कर लेंगे। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को पढ़ो समझो। क्या है पहला इक्वेशन? दोनों को ऐड करो, पहला और दूसरे इक्वेशन को ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में क्या है? 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकेंड में क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 10।
3x प्लस 4y इक्वल टू -10। हम क्या बोले, दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे तो ये 3x प्लस 3x 6x, यहाँ देखो -4y प्लस 4y 0 प्लस 0 इज इक्वल टू -10, दैट इज x इज इक्वल टू -10/6। सही है। इसको और थोड़ा सॉल्व करो तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू -5/3। सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, x फाइंड कर लिए। जब x फाइंड कर लिए तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, x को पुट कर देते हैं किसी में। ठीक है, यहीं पे हम x को किसी, या तो ये पहला था हमारे पास इक्वेशन, ये दूसरा था, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, A1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ, किसी में भी ऐसे पुट कर सकते हैं, तीसरे में भी, दूसरे में भी, पहले में भी, लेकिन हम 1 में पुट कर रहे हैं क्योंकि एक साइड 0 है तो शायद कुछ ईजी हो जाए सॉल्व करना। मतलब फटाक से आंसर, जिधर से हमें आंसर जल्दी मिले, जो हमारे लिए आसान रास्ता हो, उसी को तो हम चूज करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 इंटू एक्स क्या है, -5/3 -4y इक्वल टू 0। यहाँ से 3 3 कैंसिल होता दिख रहा है, तो -5 -4y इक्वल टू 0। यहाँ से -4y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू -5/4। यहाँ से हमें क्या मिला, y इक्वल टू -5/4। ठीक है, तो हालांकि मेरे को लगता है कि थर्ड इक्वेशन रख के पुट करके चेक करें क्या। देखो ऐसे हम डाटा रैंडम लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन का डाटा रैंडम लिए हैं, तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर गड़बड़ी हो, लेकिन जो प्रोसेस हम किए हैं वो प्रोसेस यही होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यही तो एक्स वाई के वैल्यू आएंगे। तो अब यहाँ से हम क्या कर ले, मेरा मेन मोटिव था कि तुम्हें ये बताएं कि वेक्टर ए जो ये पहला चीज तो ये परपेंडिकुलर जो दे रखा है, पहला चीज तो मोटिव था मेन ना, कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है कि वेक्टर ए जो है प्लेन है एक्स वाई प्लेन में, तो इसको किस तरीके से अज्यूम करेंगे, तो उसका ये अज्यूम करने का तरीका था। ठीक है, तो उसका एज्यूम करने का तरीका ये था 3i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी, कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मान लो वेक्टर ए को। ये मेन पर्पस था इस क्वेश्चन में। बाकी तो ये तो सबको, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला सेकंड वाला कि परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर तो 0 होता है। ठीक, बाकी वैल्यू जो लिए हैं, डेटा लिए, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से आंसर सही नहीं है। लेकिन यहाँ से हम फाइनली बोल सकते हैं कि वेक्टर ए हम क्या माने थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ से वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि -5/3 i कैप। यदि यही वैल्यू, हो सकता है कि यहाँ से कोई और एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकले, तब -5/4 j कैप। अब हम यहाँ से एक चीज मान के चल रहे हैं कि लेट एक्स वाई हैव ओनली दिस फिक्स्ड वैल्यू, यही फिक्स्ड वैल्यू है, इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तब इजीली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब क्या हम एक, नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं एक छोटा सा काम का चीज। ठीक है, ऐसे आगे हम पढ़ेंगे उस चीज को, तो ये चीज नोट में रख लो, क्योंकि अभी डॉट प्रोडक्ट में कुछ काम करना है उसके ऊपर। तो थोड़ा स्केलर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन स्केलर अभी पढ़ेंगे आगे, हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम मस्त मिजाज के साथ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन करना है, थोड़े काम का चीज़ है डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो हम मान लो कि तुम्हें वेक्टर ए जो है कुछ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, और बी जो है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है। तो इस केस में जब तुमसे बोल दे कि a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो a क्रॉस b क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, लिखने का तरीका इसका क्या होगा,
ये होगा और बाकी कोफिशिएंट लिख दो, A1 A2 B1 B2 B3, ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है, और इससे एक चीज क्या पता चलता है, एक इन्फॉर्मेशन ये पता चलता है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आई कैप मान लो, जब आई तुम मान लिए हो तो ये जो है ना, इसको आई के सॉल्व कर रहे हैं तो इसको और इसको भूल जाओ। ठीक है, जब इसको भूल जाओगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तरीका लेके चलना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। A2B3 माइनस A3B2। ठीक है, अब तुम J को जब लिखते हो, J को हमेशा माइनस के साथ लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब J के ऊपर बात करोगे तो J का तो वो चीज़ रहेगा ही, बस ये आ जाएगा इसके साथ, J के साथ। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके साथ चला जाएगा, तो जब इसके साथ आएगा तो A1B3 माइनस A3B1। ठीक है, अब ये साथ ये K के साथ होगा, तो K की जब बात होगी तो K के ऊपर वो लाइन है ही, ये इसके पास आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, तो K प्लस में, J क्या बताया, J माइनस में होता है, बाकी I और K प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ से A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी सबको भूल जाओ, क्या किए क्या नहीं किए, उससे नहीं मतलब है। ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और लिख लो कि A क्रॉस B विल बी लाइज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ, या प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड B, यानी कि वेक्टर A और वेक्टर B जिस प्लेन में होगा, जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है A क्रॉस B। ये ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि यदि हमारा x वेक्टर A और वेक्टर B जो है XY प्लेन में है, ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन में है, तो वेक्टर जो A क्रॉस B होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो प्लस जेड में होगा या फिर माइनस जेड में होगा। तो वो डिपेंड करेगा, उसका एक फिक्स्ड रूल। देखो XY प्लेन में है तो A क्रॉस B जो है ना, या तो प्लस जे में होगा, या जेड लेके चलते हैं, या तो प्लस जेड में होगा या फिर माइनस जेड में होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई प्लस जेड की ओर उस वेक्टर है A क्रॉस B या माइनस जेड के ऊपर है? तो इसका एक फिक्स्ड रूल होता है जिसको राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो वो चीज़ आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए इतना चीज़ समझना नहीं है, इतना समझना है कि A क्रॉस B क्या होता है, कुछ इस तरीके से बस। ठीक है ना, बाकी उसको डिटेल में पढ़ेंगे जहाँ पढ़ना होगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ है कि A क्रॉस B जो होगा XY प्लेन में तो नहीं होगा, जेड में होगा, और जेड में होगा तो प्लस जेड की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी A क्रॉस B की, या माइनस जेड की तरफ होगी, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। दोनों ही तरफ हो सकता है, दोनों में से किसी एक ही साइड होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्लस जेड की ओर भी होगा उसका डायरेक्शन या माइनस जेड की ओर होगा? तो वो चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, वो चीज़ कहाँ पढ़ेंगे हम, वो चीज़ पढ़ेंगे स्केलर जब पढ़ेंगे वहाँ पे, या सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और चीज़ समझ लो, एक और चीज समझना क्या है, ये तो सबको पता है कि वेक्टर A और B है, आपस में परपेंडिकुलर है A और B, तो A डॉट B क्या होता है, 0 होता है। तो उसी प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे हमें क्या पता है, फर्स्ट पॉइंट हम जो डॉट प्रोडक्ट किए थे कि यदि वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब डॉट प्रोडक्ट की भाषा में बात करें तो हम इसे बोल सकते हैं कि ले भाई तेरा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
जब डॉट प्रोडक्ट की भाषा में देखें, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसे डॉट प्रोडक्ट की भाषा में जानने की कोशिश करेंगे तो यही बोलेंगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, हाँ या ना। ठीक है, ये चीज तो बोलेंगे। ठीक है, तो यदि हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है ना, और वो वेक्टर हमारे पास मान लो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है, और वेक्टर बी है जो कि B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप है, और ये दोनों में वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तब क्या बोलते हैं, देन ये आपस में पैरेलल है, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। पहला चीज तो ये बोल सकते हैं एकदम, जब दिमाग में समझ में आए कि दोनों आपस में पैरेलल है, तो बिना कुछ समझे पहला दिमाग में ये चीज आना चाहिए। और यहाँ पे लैम्डा क्या है, हमारा कांस्टेंट है कुछ, ठीक है, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल है तो हो सकता है कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। ये चीज हम स्ट्रेट लाइन में समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन में समझते हैं। तो कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, मान लिए कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया यहाँ पे। तो ये क्या है, ये है जनरल कंडीशन हो जाएगा। ये क्या हो गया, जनरल कंडीशन फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू बी पैरेलल, है ना, जनरल कंडीशन है। ए और बी आपस में पैरेलल है, तो लैम्डा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी चीज को समझते हुए हम लिख सकते हैं कि A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3। इसको रिलेट करो, कहाँ तुम पढ़े हो, 9th 10th 11th 12th कहीं पढ़े होगे, क्वाड्रेटिक में या लीनियर में भी पढ़े होगे, 10th में पढ़े होगे इस चीज को। ये बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी दो पैरेलल वेक्टर की बात करें, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के जब पैरेलल वेक्टर की बात करें तो उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से हमारे दिमाग में आना चाहिए, इस तरीके का डायग्राम बनना चाहिए जब दो पैरेलल की बात करें, दो पैरेलल वेक्टर की बात करें। क्यों बनना चाहिए इस तरीके का, दिमाग में तस्वीर क्यों बनना चाहिए, एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, यदि हमारे पास वेक्टर ए है कुछ एल आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड वेक्टर बी है हमारे पास माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस mk कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, तब क्या करना है, फाइंड L प्लस M प्लस 5। देखो जब पैरेलल होता है तो हम क्या पढ़े हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है A1 बाई B1। यहां से देख क्या रहा है समझ में, एक सेकेंड, ये देखो, तो ये जब पैरेलल है दोनों आपस में, तो हम ये चीज बोल सकते हैं वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है, तो ये चीज हम बोल सकते हैं। तो उसी चीज को हम यहाँ बोलेंगे। यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है, तो जब ए और बी पैरेलल है तो A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, और ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो कांस्टेंट तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, तो A1 क्या है, L है, B1 क्या है, -2 है, इज इक्वल टू होगा A2 क्या है, 2 है, B2 क्या है, -4 है, -3 है, M है, इस तरीके से है। इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी बार में इसको करेंगे। तो जब इधर करेंगे सॉल्व, तो यानी L बाई -2 इज इक्वल टू 2 बाई -4, तो L इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 4/4, यहाँ से L इक्वल टू 1 दिख रहा है सबको,
L इक्वल टू 1 आता हुआ सभी को दिख रहा है ना। ठीक है जी। फिर इसको तुम सॉल्व करोगे तो 2/-4 इज इक्वल टू -3/m, यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m इधर ला दो तो m लाओगे तो 2m/4 दिखेगा, है ना, और इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 12/2, तो m इज इक्वल टू 6। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है इसका वैल्यू, तो l का वैल्यू क्या है 1, m का वैल्यू 6 + 5, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर 12 ही होगा। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 और ये इक्वल है वेक्टर a डॉट c के, एंड वेक्टर a जो वेक्टर b जो गिवन है तुम्हें वो है -2i कैप -4j कैप प्लस mk कैप आर पैरेलल टू each other, parallel to each other, सॉरी किसके पैरेलल होगा, वेक्टर ए बी है, एक वेक्टर सी भी तो देना पड़ेगा ना। तो मान लो कि वेक्टर सी इज इक्वल टू कुछ है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, and projection of vector A on I cap plus 2j cap minus 2k cap is 3 यूनिट। कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। तो फाइंड A डॉट I माइनस j माइनस k, ये फाइंड करना है और ये एज्यूम करना है, ये गिवन है कि A इज नॉन जीरो वेक्टर, A इज नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। हाँ, तो ये चीज फाइंड करना है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको एक बार समझो, पॉज करके पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। देखो, इसके सॉल्यूशन का 2 मेथड है। या पहले क्वेश्चन एक बार समझो, क्या बोला है कि यदि वेक्टर a डॉट बी 0 है और वेक्टर a डॉट सी भी, क्या गिवन क्या है कि वेक्टर a डॉट बी क्या है 0 है, वेक्टर a डॉट सी क्या है 0 है। इसका मतलब क्या पता चलता है, यहां से क्या समझते हो, a जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर b के, क्योंकि भाई a तो ऑलरेडी गिवन है कि नॉन जीरो है, इसका मतलब कि थीटा ही 90 डिग्री होगा, a तो जीरो नहीं है वेक्टर a, इसका मतलब क्या पता चलता है कि थीटा 90 होगा, यानी आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां से भी बोल सकते हैं a जो है परपेंडिकुलर टू c है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर इस दोनों को कंबाइन करके क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि वेक्टर बी भी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होगा। क्यों भाई, क्योंकि जब ए जो है वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर बी के परपेंडिकुलर आ रहा है और यही वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर आ रहा है, तब नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये मान लो ना कि अभी एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं हम, तब देखो एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं, ये जो हम लिखे थे उस समय हम अज्यूम करके चल रहे थे ना कि ये जो सी है ना ये के कैप में है, यानी कि जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में तब तो सही ये लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सी इसमें हो जाए, तो यहां से नहीं बोल सकते ये बात। ठीक है ना, ये बात तो नहीं बोल सकते हैं।
ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं फर्दर आगे क्या गिवन है। आगे गिवन है कि वेक्टर बी हमें दिया है, सी दिया है, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस। तो पहले जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो नहीं है उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हमें दिया है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए ही तो हमें नहीं पता है। तो नहीं पता है तो भाई हम तो मैथ में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या इससे ज़्यादा थोड़े होगा, है ना। तो पहला चीज़ तो ये भी तो फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि ए डॉट बी जीरो होना चाहिए। तो वेक्टर ए हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करो बी के साथ। बी क्या है, टू आई कैप माइनस माइनस फोर जे कैप प्लस एम के कैप। ये जीरो होगा भाई, यहाँ से माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई और प्लस एम जेड जीरो होगा। हाँ भाई होगा, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला। अब ये नहीं पता कि ये हमारे काम का है या नहीं है। आया है तो जरूरी काम का ही होगा, या नहीं भी हो सकता है। हम तो सिर्फ अपने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो गिवन है उसी से तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जो गिवन चीज़ है उसी से तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। ऐसा थोड़े ही कुछ चमत्कार होगा तो हमारा सॉल्यूशन आएगा एक पर एक, है ना। सॉल्यूशन तो उसी से निकलता है जो हमें गिवन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी गिवन है एक चीज़, इनकी बात कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट गिवन है कि ए डॉट सी, ए भी जीरो है। तो ए डॉट सी देखो डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं इतना ज़्यादा। हम ऑलरेडी एक्स वाई जेड इस तरीके से माने हैं, तो सी पे करेंगे तो ये 3x है प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए का प्रोजेक्शन जो है इस पे 3 यूनिट है। ठीक है भाई, तुम बोल रहे हैं, मान लेते हैं 3 यूनिट है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में बी नहीं, बी तो गिवन है। इसको ना हम वेक्टर पी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वो पी पर 3 यूनिट है, यानी कि ऊपर में तो ए डॉट पी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और नीचे में क्या होगा, जिस पर है प्रोजेक्शन, किस पर है, पी पर है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल है, 3 यूनिट के। तो ठीक है भाई, ए डॉट पी करो। ए हमारा तो एक्स वाई जेड है उस तरीके का, तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक्स प्लस 2y माइनस 2z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या हो जाएगा, पी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये 3 हो जाएगा। 3 ये भी इक्वल है 3 के। जब हम इसको ओपन करेंगे मॉड को, तो माइनस 2z, तो ओपन करेंगे तो प्लस माइनस के साथ होगा, तो ये प्लस माइनस 9 हो जाएगा। 3 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास 2 केस आएगा। पहला केस क्या आएगा, अच्छा पहले तो हमें जो मिला वो क्या मिला, 2y माइनस 2z इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। यहाँ से 2 केस मिला हमें। पहला x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू प्लस 9 ले लो, और दूसरा x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 9 ले लो। अब हमारे पास इतने सारे इक्वेशन आ चुके हैं, है ना। हमारे पास अननोन कौन कौन है, हम क्या माने हैं, वेक्टर ए को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमें एक्स वाई जेड पता चल जाए तो हम वेक्टर ए निकाल लेंगे। और जब हम वेक्टर ए निकाल लेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर देखो, क्वेश्चन के ऊपर देखो कि जब हम वेक्टर ए निकाल लेंगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट लेने में क्या परेशानी है, जबकि ऑलरेडी दूसरा वेक्टर दिया है आई माइनस जे माइनस के। तो हमें वेक्टर ए निकालना है, यानी कि एक्स वाई जेड निकालना है। तो 3 हमारे पास अननोन है। कितने अननोन है हमारे पास, 3 अननोन है। और देखो हमारे पास कितने इक्वेशन है, 1 है
2 3 4। तो हम क्या करेंगे, इधर एमओ वाले को छोड़ भी देते हैं तो फिर भी हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 नॉन अननोन है। अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक कैजुअल तरीका है, जब कुछ समझ में नहीं आए, जब भेजा काम नहीं कर तब ये करो। अब हम तुम्हें एक स्टैंडर्ड तरीके की तरफ ले चलते हैं कि भाई तुम्हें मैंने ये चीज़ क्यों बताया, ये सेकंड वाला और इससे पहले जो बताया ये वाला है ना, ये वाला चीज़ क्यों बताया, तो बेफालतू में तो नहीं बता सकता है ना। तो ये तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से। अब भाई 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो फाइंड कर सकते हो एक्स वाई जेड, है ना। तो इतना करो। हाँ, ये हो सकता है कि वैल्यू हम क्या किए हैं ना कि अपने मन से लिए हैं, तो हो सकता है तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो, तो इसलिए हम भी यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो वैल्यू हम क्वेश्चन लिए हैं अपने अननोन वैल्यू है, कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड वैल्यू है, एक अच्छा खासा आंसर उभर कर आएगा, इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं इसको। तुम भी छोड़ सकते हो, ठीक है, प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मेथड 2 इसको बोल दो। ये इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में मेरे गिवन था कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है ना, और ए डॉट सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो इससे हम तो एक ही चीज समझ रहे हैं कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, और इस चीज से ये समझ रहे हैं कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के, ठीक है। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है ये वाला, इसका मतलब तो वही होता है जो हम अभी लिखे, ठीक है जी। अब इसको रिकॉल करो, इसको ए और बी जो है क्रॉस ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर में ए क्रॉस बी होता है। तो एक चीज समझो कि क्या हम यहां से, जैसे कि ए और बी तो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो यदि ए है तो ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर सी होगा, ये जब एक्स वाई प्लेन की बात करें। लेकिन ठीक है, एक्स वाई प्लेन यहाँ लिखना अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड ये दूसरा समझोगे तब समझ में आएगा। और यहाँ सी ऐसा समझ लो ना कि एक्स वाई प्लेन में है, सी को परपेंडिकुलर हम फोकस कर सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर बी है, लेकिन यहाँ पे सी जो है ना, यहाँ पे वेक्टर सी जो है, वेक्टर सी जो है यहाँ पे या तो प्लस जेड की तरफ है, जेड कैप की तरफ है, या फिर माइनस जेड डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में क्या हो सकता है, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि ए जो है बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है। एक चीज बताओ, यदि इस केस को हम समझें सेकंड वाले को, तो क्या हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सॉरी वेक्टर सी जो है, एक सेकंड हाँ वो ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो है ना, ये पैरेलल है किसके, वेक्टर बी क्रॉस सी, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि भी परपेंडिकुलर है, थंब रूल के हिसाब से पैरेलल होगा तो ये होगा। तो जब पैरेलल वाला कंडीशन होता है तो हम क्या बोले थे, वहां लैम्डा में इक्वल टू हटा के वहां लैम्डा लगा दो, तो बी क्रॉस सी। यहीं पे सारा क्वेश्चन खत्म। अब बी क्रॉस सी निकालो, और क्वेश्चन में देखो बी और सी गिवन है, बी और सी गिवन है। यहां से हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, ठीक, पहला चीज। तो यदि बी क्रॉस सी निकाल लेंगे तो हम फिर यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर ए निकल जाएगा, लैम्डा अभी भी नहीं पता है, और यहाँ बी क्रॉस सी जो भी निकल कर आएगा वो चीज पुट कर देंगे, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है जहां से हम लैम्डा निकालने की कोशिश करेंगे, वो इंफॉर्मेशन ये है, ये वाला कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है
उसके, तो वहाँ पे अब दूसरा इक्वेशन वहाँ से हेल्प करेगा हमें लैम्डा फाइंड करने में, ठीक है ना। जो दूसरा लाइन हम दिखाए हैं तुम्हें वो हेल्प करेगा हमें लैम्डा फाइंड करने में। जब लैम्डा फाइंड कर दिए, बी क्रॉस सी भी फाइंड कर लिए, लैम्डा भी फाइंड कर लिए, तो एन ही निकल जाएगा। तो समझने वाली बात है, ठीक है ना। इस डायग्राम को नहीं समझेंगे अभी हाल फिलहाल के लिए, ठीक। इस चीज़ को समझो कि ए और बी डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब भाई ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। ए और सी भी परपेंडिकुलर है आपस में, तो ये तो भाई एक्स प्लेन एक्स वाई में है, तो सी जाहिर सी बात है जेड में होगा। क्यों हैगा ऐसा, क्योंकि ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी ऑलरेडी वाई कैप में है। ये वाला हम क्यों नहीं लिए थे, ये भी तो बोल सकते थे कि भाई इधर भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला इसलिए नहीं हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर ए हमारा किस डायरेक्शन में है, प्लस माइनस आई कैप में है। वेक्टर बी किस में है, प्लस माइनस जे में है। तो वेक्टर बी तो इसमें नहीं, सी तो इसमें नहीं हो सकता है, प्लस माइनस जे में, माइनस जे थोड़े हो सकता है वेक्टर बी हमारा डायरेक्शन इस साइड में हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर बी जब इस साइड हो तब पर भी तो परपेंडिकुलर होगा, इसलिए। और क्वेश्चन में शायद ये मेंशन किया हुआ है, नहीं ये मेंशन नहीं, परपेंडिकुलर है बस, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब ए और बी एक्स वाई में है, तो सी को हम टोटली डिफरेंस में मान लेते हैं कि ये मान के चलो कि के में है, ताकि किसी भी तरीके का कहीं से गलती होने का चांसेस नहीं रहे। हाँ, इधर से हम बोलते हैं कि ये चीज़ हो जाएगा, तो सेकंड वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। तो सेकंड वाला हम करते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेथड, तो बी क्रॉस सी चाहिए, यानी आई जे के ऊपर में होता है, तो वेक्टर बी का कोफिशिएंट क्या होगा, -2 -4m, -2 -4m, यही ना है। बी और सी का चाहिए ना, गड़बड़ लिख दिए हैं क्या यार। ठीक, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लगता है मेरे को, तो एम ये कहाँ है, एम के का, ओ भाई। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को रखते हैं, ये मेथड टू अडॉप्ट, ये समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि ये वैल्यू हम उसका ले लिए हैं, इसलिए एम यहाँ पे काम गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, ये मेथड भी समझ में आ गया होगा, मेथड किस तरीके का है। अभी हम वैसा नहीं समझना है कि मेथड गलत है, मेथड समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है ना। बी क्रॉस सी करना है, उसके बाद फाइनली वेक्टर ए इज इक्वल टू जो आएगा, यहाँ पे बी क्रॉस सी पुट कर दो, फिर यहाँ से जो सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है ये वाला इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिख दिए हैं, ये वाला इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, लैम्डा फाइंड कर लेंगे इससे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा, ठीक। ए यदि ये वाला ए उधर पुट करेंगे तो लैम्डा मिलेगा, और जब ए लैम्डा मिल गया, बी क्रॉस सी यहाँ से मिल जाएगा, फाइनली काम हो जाएगा। तो बी क्रॉस सी देखो ना, यही पुट कर दो, 3J और के, देखो एम तो हम फाइंड किए थे शायद, एम आया था ना, ये यही वाला हम ले लिए क्या इधर, नहीं। अच्छा चलो ना यार, एक्स वाई जेड, और तो बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड यहाँ से फाइंड करो, इसमें पुट करो, तो हमें एम मिलेगा या नहीं मिलेगा, एम। एम को क्या करो कि एम को यहाँ पुट कर दो, इसमें एम को पुट करो, उसके बाद तुम यहाँ एम आ जाएगा, मिल गया एम। उसके बाद सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 -1, फिर यहाँ 3 1 -1 करो, एम तो मिल जाएगा ना तुम्हें। एम हमारे लिए नोन है, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ से हम क्या कर लेंगे, एक सेकंड, देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम यूजिंग इक्वेशन 2 3 एंड 4, ठीक है ना, हम क्या फाइंड कर लेंगे, वी फाइंड क्या x इक्वल टू क्या चीज़ होगा भाई, y इक्वल टू क्या होगा, एंड z इक्वल टू क्या होगा। जब x y z हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशंस, हम इसमें पुट कर देंगे x y z को, x y z पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा यहाँ से, और उस m को हम क्या करेंगे, यहाँ फर्दर वेक्टर b में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें वेक्टर बी प्रॉपरली मिल जाएगा।
और जब वेक्टर बी प्रॉपरली मिल गया तो यहाँ पे एम का वैल्यू यानी कि बी क्रॉस सी हम इजिली फाइंड कर लेंगे। एक अच्छा खासा नंबर जो चाहिए हमें मिल जाएगा, हमें किसी वेरिएबल में नहीं आएगा बी क्रॉस सी, उसको फिर यहाँ पुट कर देंगे बी क्रॉस सी को। फिर यहाँ से लैम्डा निकालने के लिए कहाँ करेंगे, अब इस वेक्टर ए को हम इसके साथ सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वेक्टर ए का बोल रहा है प्रोजेक्शन दिस पे, इस पे प्रोजेक्शन बोल रहा है, वो 3 यूनिट है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे उसके साथ। यानी क्या करेंगे कि वेक्टर ए डॉट जो भी है ये वैल्यू i प्लस 2j माइनस 2 कैप, i प्लस 2j माइनस 2 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट बाई इसी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसी पे प्रोजेक्शन है तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये किसके इक्वल है भाई, तो 3 के इक्वल है। बाकी अपना ओपन कर लो, किस तरीके से करोगे देख लो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ से तुम्हें ये लैम्डा मिलेगा, और लैम्डा मिल गया तो फाइनली हो गया काम, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि हम लोग अब तक क्या समझे हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ों पर बात कर चुके हैं, है ना। किस तरीके से क्या सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है। एक चीज़ समझो, इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे, ओपन करोगे यहाँ पे ये चीज़, तो तुम्हें तो लैम्डा नहीं पता होगा, है ना। तो इधर लैम्डा का कहीं ना कहीं इधर में तो यूज आएगा। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, यदि लेंथ स्पेसिफाई करेगा तब प्रोजेक्शन के मॉड को प्लस माइनस के साथ ओपन करेंगे, ठीक है। यदि लेंथ को स्पेसिफाई करेगा तब प्रोजेक्शन के मॉड को प्लस माइनस के साथ ओपन करेंगे। जैसे कि यदि हमें लेंथ स्पेसिफाई ही नहीं है तब उस केस में प्लस माइनस के साथ हम ओपन नहीं करेंगे। दूसरी बात समझो कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होती है, 0। इसका मतलब कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, और ये ऐसा नहीं है कब परपेंडिकुलर, गिवन होना चाहिए कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर, या वेक्टर ए भी तो इक्वल हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये केस होगा। यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। गिवन क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये 0 ना हो, ये गिवन है। ये गिवन है, ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ लेंथ से ज़्यादा यहाँ लेंथ ना होकर के वेक्टर होना चाहिए था। यदि वेक्टर स्पेसिफाई करेगा तब प्रोजेक्शन, लेंथ स्पेसिफाई करेगा। तो इसको भी हम हटा देते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो जब है ना थोड़ा एक बार उसको देखेंगे हम, उसके बाद हम पोस्ट कर देंगे उसको, ठीक ना। या तो अगला नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें कर देंगे, या फिर होता है ना क्या बोलते हैं, हमारे इंस्टा आईडी से कनेक्ट हो जाओ, या फिर इंस्टा आईडी हो, या फिर यूट्यूब हो, या फिर टेलीग्राम चैनल हो, तीनों जगह कहीं पे भी पोस्ट हो जाएगा, आप कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना। या तो इंस्टा या टेलीग्राम, इन्हीं दोनों में से कहीं पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर कनेक्टेड रहना, आप इधर पोस्ट करेंगे और रिवीजन के लिए क्वेश्चन भी उधर देंगे, ठीक है। तो अब तक तो ये पढ़ें, बाकी जो नेक्स्ट होगा वो हम प्रोसीड करेंगे बाद में।
तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।